Okay guys, so let us begin with this chapter in our political science, electoral politics. अब इससे पहले हम लोगों ने जो है कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी देख रखी है। फॉर एग्जांपल कि लाइक डेमोक्रेसी में जो है हम लोगों ने ये देख रखा है कि डायरेक्टली पब्लिक जो है वो खुद से अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला सकती, क्योंकि इतने सारे लोग अगर मिलके डेली डिसीजन करने के लिए बैठेंगे तो डिसीजन होते होते ही जो है जमाना निकल जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म जो हम लोग डेमोक्रेसी का देखते हैं वो ये देखते हैं कि जनता जो होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है और वो प्रतिनिधि फिर उसके बिहाफ पर जो है राजकारी जो है वो चलाता है, राइट। गवर्नेंस का काम जो है वो देखता है। दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स इन जनरल, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर किसी एक गवर्नमेंट के टेन्योर में, गवर्नमेंट के पीरियड में ही जो है कि एक पर्टिकुलर पार्टी या कोलिशन अगर सत्ता में है, उस टाइम अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे कि आप लोगों ने शायद ब्रेक्सिट का नाम सुना होगा, जिसमें कि इंग्लैंड जो बेसिकली ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था। तो जब इस तरह का कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो ऐसे में जो कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल ना हो, जिस पर कि आपने पहले जनता से जो है ओपिनियन नहीं लिया हो, तो ऐसे केसेज में जो है आप जो है पब्लिक का उस पर वोटिंग करवा सकते हैं, ओके। और ये जो प्रैक्टिस होती है जहाँ पर कि आप सीधा जनता से जाके जो है जनता का मैंडेट ले लेते हैं पर्टिकुलर डिसीजन वगैरह पर, तो दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, जो कि कभी कभार होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं तो हम इसी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के को प्रैक्टिस में देखते हैं, जहाँ पर कि जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार चलाते हैं। अब हमारी कहानी जो शुरू होगी सबसे पहले इस बात को इस्टेब्लिश करने के साथ कि इलेक्शन जो है वो ज़रूरी क्यों है और यूजफुल क्यों है डेमोक्रेसी में। इलेक्शन के नाम पर मान लो बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ऐसे में एक सवाल तो उठेगा कि इलेक्शन ज़रूरी क्यों है और डेमोक्रेसी में उनका जो है यूज़फुलनेस क्या है, ओके। यहाँ पर हम जो है इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये जनता के हित में हो सकता है। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से जो है ये इलेक्शंस जो हैं ये डेमोक्रेटिक हैं। यहाँ पर मेन आइडिया ये होगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फ़र्क को समझा जाए। फिर बाकी जो चैप्टर होगा इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस हद तक डेमोक्रेटिक है, ओके। हम जो है इलेक्शन के डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे, डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज़ के ड्राइंग से लेके रिजल्ट निकलने तक, और यहाँ पर हम यही क्वेश्चन अपने आप से या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या होता है इन इलेक्शंस में और किस हद तक ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, ओके। और इवेंचुअली हम जो है फिर ये असेसमेंट करेंगे, ये जो है आकलन करेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं ये फ्री और फेयर है कि नहीं है, ये ट्रूली डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन के रोल को भी एग्जामिन करेंगे। सो वेल, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, व्हाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों होना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि मतलब मिडनाइट का टाइम है और पिछले 5 घंटे से जो है जनता जो है अपने नेता का वेट कर रही है कि नेताजी आएंगे। ऑर्गेनाइजर जो हैं वो बार बार क्राउड को भरोसा दिलाते हैं कि भाई नेताजी पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही कोई गाड़ी बगल से गुजरती है कि पब्लिक बिल्कुल खड़ी हो जाती है। और ये नेता हैं मिस्टर देवीलाल, ये हरियाणा संघर्ष समिति के जो है प्रमुख हैं, जो कि मीटिंग को करनाल में एक मीटिंग को जो है एड्रेस करने वाले हैं। अब ये 76 साल के ये नेताजी जो है काफ़ी बिजी हैं इन दिनों। उनका दिन जो है वो 8 बजे सुबह से शुरू होती है और 11 बजे रात तक ख़त्म होती है। और उन्होंने जो है ऑलरेडी आज उस सुबह जो है 9 इलेक्शन रैलीज को उन्होंने जो है एड्रेस कर लिया है। और अभी जो है और वो जो है इस तरीके से पिछले 23 महीनों से मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना। वाई सो मच, यू नो, लाइक लोग जो कहते हैं कि भाई इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं भाई देवीलाल जी, जबकि खास करके उनकी उम्र 76 साल है, क्यों इतना परेशान है। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में है 1987 की। स्टेट में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी 1982 से, ठीक है। और जो चौधरी देवीलाल जो कि उस समय में अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, न्याय युद्ध। न्याय का मतलब जस्टिस हो गया और युद्ध का मतलब तो संघर्ष या स्ट्रगल हो ही गया। तो उन्होंने जो है ये न्याय युद्ध करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया और एक नई पार्टी बनाई, लोक दल। उनकी पार्टी जो थी उसने बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर जो है एक फ्रंट खोला कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस में। अब इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो फिर वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो किसानों के कर्ज माफ़ कर देगी, किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देगी। उन्होंने जो है ये वादा किया था कि ये जो है सरकार का पहला काम होगा।
अब जनता जो है वो उस समय की सरकार से नाखुश है और वो जो है देवीलाल के इस प्रॉमिस के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, और इसलिए जब इलेक्शन होता है तो वो जो है बिल्कुल लोकदल और इनके सहयोगियों के फेवर में जो है ज़बरदस्त वोटिंग कर देते हैं। और लोकदल और इसके पार्टनर्स जो हैं वो स्टेट असेंबली के 90 में से 76 सीट्स जीत जाते हैं। लोकदल को अकेले में 60 सीट्स मिल जाती है और इस तरीके से इसको जो है क्लियर मेजोरिटी मिल गया असेंबली में, क्योंकि अगर 90 सीट्स ओवरऑल हैं, ध्यान रखो, तो 90 का आधा कितना हो गया, 45। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आधे से एक भी ज़्यादा सीट मिलना जो है वो ज़रूरी है। तो मतलब 45 + 1 46 अगर सीट्स मिल गया किसी पार्टी को तो उसकी सरकार बन गई। यहाँ तो लोकदल ने अकेले 60 सीट्स हासिल कर ली थी, ओवरऑल कोलिशन को जो है 76 सीट्स मिल चुकी थी। कांग्रेस जो है उसको सिर्फ 5 सीटें मिल पाई थी हरियाणा में। अब एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो गया तो जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो नए मेंबर्स बने थे, जो नए एमएलए चुने गए थे, उन्होंने देवीलाल को अपना जो है नेता चुना। गवर्नमेंट ने देवीलाल को फिर जो है नया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आमंत्रित किया। 3 दिन के बाद जो है इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 3 दिन बाद देवीलाल जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नमेंट ने जो है आदेश पारित किया कि जो भी बकाया ऋण है, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, आउटस्टैंडिंग लोन मतलब बकाया ऋण, ठीक है, बकाया कर्ज, तो छोटे किसान और एग्रीकल्चरल जो खेतीहर मजदूर और छोटे बिजनेसमैन जो है, इन सभी का जो भी बकाया ऋण है इस सबको जो है माफ़ कर दिया जाए। उनकी पार्टी ने जो है 4 साल तक स्टेट में शासन किया। अगला इलेक्शन 1991 में हुआ, लेकिन इस बार जो है उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और सरकार बना ली, राइट। तो अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ओके। अब यहाँ पर जो है ये जो इलेक्शन में एक बार मान लो कि कह सकते हो कि देवीलाल जीतते हैं, एक बार इलेक्शन में देवीलाल जो है वो हारते हैं, तो इससे क्या होता है, इसके थ्रू ये होता है कि एटलीस्ट जो है हर एक पार्टी को, उनके आइडियाज़ को, इनको जो है जनता परख सकती है। अगर मान लो एक ही सरकार रह गई पूरे लाइफ के लिए तो वो कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, कितना भी कामचोर क्यों ना हो, निकम्मा क्यों ना हो, निठल्ला क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सत्ता में बना रह जाएगा, जनता को इसमें नुकसान होगा। लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो ऐसे में हर एक पार्टी जो है वो जो है जनता को लुभाने का प्रयास करेगी, जनता की नज़र में अपनी इमेज को बेहतर करने का प्रयास करेगी। जैसे एक बार देवीलाल ने जनता को कह सकते हो कि मना लिया, अगली बार जो है कांग्रेस ने जनता को जो है लुभा लिया अपनी तरफ, और इस तरह से इसी वजह से जो है वो अगली बार जीत गए। अब यहाँ पर ये होता है कि इलेक्शंस में चलिए ठीक है, पार्टी बदलती है या सरकारें बदलती हैं वगैरह वगैरह से तो होती है, अब इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलरली जो है इलेक्शंस तो होते ही हैं, राइट। दुनिया में मान लो कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि रेगुलरली जो है इलेक्शंस होते हैं और जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि को जो है चुनती है। साथ ही साथ जो है हम ये भी सुनते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन हम लोग इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, हमें डेमोक्रेसी में ही इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए। तो मान लो कि हम इमेजिन करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर कि इलेक्शन नहीं होता है, ओके। तो ये लोगों की जनता जो है कह सकते हो कि ये इस तरह का शासन भी पॉसिबल है कि बिना इलेक्शन के भी लोग शासन कर सके, अगर मान लो हर एक आदमी एक साथ बैठे और सारा डिसीजन ले ले। लेकिन जैसे हम लोग चैप्टर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सब आदमी, कोई भी बड़ी कम्युनिटी एक साथ बैठ के जो है अपने डे टू डे के डिसीजंस नहीं ले सकती है। जब आपके ग्राम पंचायत के लेवल पर जो है हर एक डिसीजन जो है वो पूरी जनता को बिठा के नहीं लिया जा सकता है, तो भाई देश और राज्य तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये भी संभव नहीं है कि हर एक आदमी के पास जो है बराबर का टाइम होगा, बराबर का नॉलेज होगा हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए। और इसीलिए जो है ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शासन चलवाती है। अब ऐसे में इलेक्शन के अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का कोई डेमोक्रेटिक तरीका है क्या। अब मान लो कि एक प्लेस है जहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव को उनकी उम्र और अनुभव के आधार पर चुन लिया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ कई बार नौकरी दी जाती है ना, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कि उनको जो है उनके एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ डिफ़िकल्टी तो हो जाएगी ना ये डिसाइड करने में कि किसके पास ज़्यादा अनुभव है, किसके पास जो है ज़्यादा नॉलेज है, राइट, हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। लेकिन मान लो कि ठीक है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर इलेक्शन की ज़रूरत तो नहीं दिख रही है हमको, राइट।
लेकिन फिर क्या हम इस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे ये पता लगा पाएंगे कि जनता के बिहाफ पर जो शासन चला रहा है उसको पब्लिक पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके काम से पब्लिक संतुष्ट है कि नहीं है, या फिर हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो लोग, अब मान लो कि ठीक है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन वो जो शासन चला रहे हैं क्या वो जनता के इच्छा के मुताबिक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? हम कैसे तय कर पाएंगे? हम कैसे ये इंश्योर कर पाएंगे कि लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को, वो रिप्रेजेंटेटिव सत्ता से हट जाए, वो रिप्रेजेंटेटिव पावर से हट जाए? हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे? है कि नहीं? आप चाह के अपने एरिया के एक लोकल पुलिस ऑफिसर को नहीं हटवा सकते हैं, एक छोटे से ब्यूरोक्रेट को नहीं हटवा सकते हैं, राइट? अगर आपकी इच्छा है तो उससे नहीं हट सकता है, तो कैसी बेबसी फील होती है? सोचो अगर आपके MP MLAs इनको भी आप अगर ना चेंज कर पाए तो कितनी बेबसी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? तो मतलब कि क्योंकि इन सभी परिवर्तन के लिए जो है आपको ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां पर कि जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल्स पे चुने और अगर इच्छा हो तो वो उनको बदल सके। यही मैकेनिज्म इलेक्शन है ना, और इसलिए जो है इलेक्शन को नेसेसरी माना जाता है हमारे समय में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। इलेक्शन के थ्रू वोटर्स जो है बहुत सारी चॉइसेस लेती हैं, राइट? क्योंकि वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा, वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आए जिसकी पॉलिसी के मुताबिक जो है सरकार चलेगी और कानून बनेंगे। ठीक है, अब आगे हम फिर देखते हैं कि आखिरकार इलेक्शन जो है ये कैसे जो है इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक मान सकते हैं, किन कंडीशंस में या सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक माने जाएंगे। तो वी विल बी लुकिंग एट दैट एंड ऑल्सो द रिजल्टिंग पॉलिटिकल कंपटीशन इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन जस्ट हैव फन, बाय बाय।